सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 15 चैप्टर पढ़ रहे थे, नीलकंठ। यहाँ नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? मोर। तो यहाँ ये जो चैप्टर है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है और इसमें महादेवी वर्मा पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। तो हमने इसके 6 गद्यांश पढ़े थे। आगे का चैप्टर आज हम पढ़ते हैं दोनों नव आगंतुक। दोनों नव आगंतुक यहाँ किसके लिए बताया गया है? मोर के बच्चों के लिए बताया गया है, जो एक मोर है और एक मोरनी है। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया। कौतूहल यानी आश्चर्य जगाया, जैसा नववधु। नववधु का अर्थ होता है नई बहू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। नई बहू जब परिवार में आती है तो उसके आने के लिए स्वागत किया जाता है, वैसे ही इन दोनों पक्षियों के स्वागत किया गया परिवार में। लका कबूतर। लका कबूतर का अर्थ होता है कबूतरों की एक जाति होती है। लका कबूतर कैसे स्वागत करता है उन दोनों बच्चों का? लका कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु गुटरगु की रागनी। रागनी का अर्थ होता है संगीत, यानी गुटरगु गुटरगु कौन बोलता है? कबूतर बोलता है। और संगीत अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश। खरगोश के ऊपर बाल कैसे होते हैं? जैसे ऊन की गेंद हो। खरगोश के ऊन की गेंद जैसे एक छोटे खरगोश के उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली बातें देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। परीक्षण यानी उनकी पहचान करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गए हो। यानी महादेवी वर्मा वैसे कह रही है कि मेरा जो चिड़ियाघर है जिसमें ये जो पक्षी हैं वो ऐसे लग रहा है वहाँ पे जैसे वहाँ कोई भूकंप आ गया हो। दोनों नव आगंतुक के आने पर, यानी दोनों मोर के बच्चों के आने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूचाल आ गया हो। सारे पक्षी उनको ऐसे देख रहे हैं। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, यानी धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर पर कलंगी और संघन ऊंची तथा चमकीली हो गई है। मोर के सिर पे कलंगी। कलंगी का अर्थ होता है मोर के सिर पर रहने वाली चोटी। चोंच अधिक बकीम और पैनी। पैनी यानी नुकीली थी। गोल आंखों में इंद्रवी के नीलाभ। नीलाभ का मतलब होता है नीली गर्दन वाला। धूती झलकने लगी। लंबी नील हरित गिरवा और लंबी हरी गर्दन की हर भंगिमा में धूप छांव तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं ने इंद्रधनुष रंग उद्दीपित हो गए। यानी उनके पंख फैलाने पर इंद्रधनुष के से कलर हमें दिखने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना। लेखिका के हाथों से दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारकता, जो कोमलता और सौंदर्यता था, उनका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है कि गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं था, यानी जादू वाला, परंतु अपनी लंबी धूपचाही गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंत्र गति यानी धीमी गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी, यानी मोर के साथ रहने वाली। सहचारिणी का अर्थ होता है साथ रहने वाली। सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ गिरवा के कारण, नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलकंठ नीली गर्दन, इसलिए मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामांकन क्या हुआ? राधा।
तो इसमें मोर के दो बच्चे हैं, एक मोर है और एक मोरनी है। तो मोर का नाम तो रखा गया है नीलकंठ, उसकी गर्दन नीली है तो उसका नाम क्या रखा गया है बच्चों, नीलकंठ। और उसके साथ सहचारिणी के रूप में प्रमाण देने वाली या सहचारिणी के रूप में साथ रहने वाली मोरनी का नाम यहाँ पे राधा रखा गया है। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं या मुझे स्वयं मालूम नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। लेखिका कह रही है कि मेरे को ये पता भी नहीं चला कि मोर चिड़ियाघर में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका सेनापति अपने आप को नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसे उस ओर ले जाता तथा दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानव सबकी रखवाली करता था। मोर था वो अपने साथ सुबह सुबह सभी जानवरों को पीछे पीछे लेके जाता, दाना पानी वो खाने के बाद वहाँ उन सब की घूम घूम करके मोर देख रेख भी करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। कोई भी जानवर अगर गड़बड़ करता है तो मोर क्या करता है, अपनी तीखी चोंच से उनको चोट पहुंचाने के लिए या सजा देने के लिए, चोंच से मारने के लिए दौड़ता है। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता है और जब तक वे आर्तकेंद्र न करने लगते उससे अधर यानी होठ में लटकाए रखता है। कभी कभी उनकी पैनी यानी नुकीली चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेधी संस्कार हो जाता है। कभी मोर खरगोश के बच्चों को अपनी चोंच से पकड़ता है तो उसकी तीखी चोंच, नुकीली चोंच होने के कारण खरगोश के बच्चों का कान भी छेदना, कर्णवेध का मतलब होता है कान छेदना, कान छेदा जाता है या कान के छेद निकल आता है। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते। दंड विधान के समान यानी सजा देने के जो नियम है, दंड विधान के समान ही उन जीव जंतु के प्रति उनका प्रेमी भी असाधारण था या उनका प्रेम भी असाधारण था। पर्याय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता है और वे सब उसकी लंबी पूंछ और संघन पंख में छुआल सा खेल खेलते हैं। मोर है वो अपने पंखों को फैला करके बैठ जाता है और सारे जो जीव जंतु हैं उनके साथ लुका छुपी का खेल उनकी पंखों के सहारे खेलते हैं। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। चिड़ियाघर में क्या होता है, एक सांप चला जाता है और उस सांप को देख करके सभी जीव जंतु हैं वो इधर उधर छिप जाते हैं। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ जाता है। एक खरगोश का बच्चा है वो सांप की पकड़ में आ जाता है। निगलने के प्रयास में सांप ने उनका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा है। खरगोश के बच्चे का पिछला जो आधा शरीर है वो सांप अपने मुंह में ले लेता है। शेष आधा जो बाहर है उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल पाता है। यानी खरगोश के बच्चे का आधा पीछे का जो भाग है वो सांप अपने मुंह में ले लेता है। उसकी जो चींचाने की आवाज़ है वो भी स्पष्ट नहीं सुनाई देती है। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा है और मोर है वो ऊपर झूले में सो रहा है पेड़ पे। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद यानी धीमे स्वर की व्यथा यानी पीड़ा को पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे से नीचे आ गया। जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों में दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। सांप था वो अधमरा हो गया और अधमरा होने पर सांप की जो पकड़ थी, खरगोश के बच्चे को पकड़ रखा था, वो पकड़ भी क्या हो गई, ढीली हो गई। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट सा मतलब होता है यहाँ पे कि चुपचाप गतिहीन वहीं पे पड़ा रहा। राधा यहाँ किसके लिए आया है, मोरनी ने। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी परंतु उसकी मंद केका यानी मंद स्वर से, केका यानी मोर की बोली, परंतु उनकी मंद यानी धीमी बोली से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर सब
फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, 2 टुकड़े कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता यानी गर्मी देता रहा। रात भर मोर ने खरगोश के बच्चे को अपने पंखों के नीचे रख करके उसको गर्मी देता रहा। कार्तिकेय यानी शिव जी का पुत्र कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। इसीलिए कार्तिकेय ने मोर को युद्ध वाहन के लिए रूप में चुना है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है। मोर है वो कलाप्रिय भी है और कला यानी कला से प्रेम करने वाला, वीर यानी बहादुर, वीरू जैसे स्वभाव वाला पक्षी भी है। हिंसक मात्र नहीं, केवल लड़ाकू नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा गया है, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघू का मतलब होता है बादलों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर जब आसमान में काले बादल दिखाई देते हैं तो मयूर अपने पंखों को फैला करके और क्या करने लगता है, नाचने लगता है। तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता है। आगे पीछे दाहिने बाहिने क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य संपर्क ठहर जाता है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती। राधा यानी मोरनी है, वो मोर के समान, मोर जैसी नहीं नाच सकती, परंतु उसकी गति में एक छंद रहता है। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती है और बाएं पंख को स्पर्श करती हुई दाईं ओर निकल जाती है। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता है। उसके बाद है नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। अब मोर है वो समझ, राधा यानी मोरनी है वो ये समझती है कि मोर ने कैसे समझ लिया कि मेरा जो नृत्य उसको अच्छा लगता है, ये तो नहीं बताया जा सकता। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर यानी अपने पंखों को फैलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया, यानी नृत्य जैसी मुद्रा में खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी है। परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि किसको दी गई है, यहाँ पे मोर को दी गई है। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह स्वयं भयंकर विषधर यानी जहरीले सांप का खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े कर सकता है, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए, यानी लेखिका कह रही है कि जो मोर है वो अपनी नुकीली पैनी चोंच से विषधर यानी जहरीले सांप के टुकड़े कर सकता है, वह मेरी हथेली पे रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले कैसे उठाकर खाता है कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था, यानी आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते हैं, यानी फलों की बजाय वृक्षों पे जो पुष्पित पल्लवित वृक्ष होते हैं वो मोर को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको जितना चैप्टर पढ़ाया गया है वो एक बार आपको पढ़ना है। यहाँ पे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि किसको दी गई है बच्चों, मोर को दी गई है। यहाँ मोर की नीली गर्दन होने के कारण मोर को नीलकंठ कहा गया है और उसके साथ रहने वाली सहचारिणी के रूप में मोरनी को राधा कहा गया है। तो एक बार इस चैप्टर को आप पढ़ोगे। धन्यवाद।